नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और एक बार फिर हाजिर हूं आपके पसंदीदा वीकेंड स्पेशल शो को लेकर, जिसका नाम है पर्दे के पीछे, जिसमें कॉरपोरेट जगत में बीते हफ्ते क्या कुछ घटा, कौन से शेयर रहे खबरों में, कौन सा शेयर चढ़ा, कौन सा गिरा और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक्सपर्ट्स की इन सब पर क्या है राय, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे जिससे आप अगले हफ्ते अपनी निवेश की रणनीति को बना सकें। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। खबरों की शुरुआत कंपनीज के Q4 के नतीजों से करते हैं। 22 अप्रैल को आईटी कंपनी HCL टेक्नोलॉजीज के Q4 के नतीजे सामने आए। इसमें कंपनी को 4,307 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट हुआ है, जो पिछले साल की समान तिमाही में 3,986 करोड़ रुपए की तुलना में 8% ज्यादा है। साथ ही कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 30,246 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल की समान तिमाही की तुलना में 6% ज्यादा है। क्यू ऑन क्यू बेसिस पर रेवेन्यू में 1% की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन प्रॉफिट में 6% की गिरावट देखी गई है। फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए YoY बेसिस पर कंपनी को 2 से 5% के बीच रेवेन्यू ग्रोथ रहने की उम्मीद है, जबकि सर्विसेज रेवेन्यू ग्रोथ फिर से 2 से 5% के बीच रहने का अनुमान लगाया गया है। साथ ही एबिट मार्जिन 18 से 19% पर आंका गया है। इसके साथ ही कंपनी ने 18 रुपए पर शेयर के डिविडेंड का ऐलान भी किया है। खबर से शेयर 23 अप्रैल को 0.8% चढ़कर 1,600 रुपए पर पहुंच गया था। पूरे कारोबारी हफ्ते में शेयर करीब 8% मजबूत होकर 1,576 रुपए पर बंद हुआ। इस पर PHD कैपिटल के CEO प्रदीप हल्दर का कहना है कि शेयर काफ़ी अच्छा है। जिनके पास शेयर है वो होल्ड करके रख सकते हैं। मिड टर्म से लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम के लिए ये IT स्टॉक बढ़िया है। आईटी कंपनी परसिस्टेंट सिस्टम्स के नतीजे भी सामने आए हैं। इसमें पैट 6.2% बढ़कर 396 करोड़ रुपए हो गया है। पिछले साल से सेम क्वार्टर में ये 315 करोड़ रुपए था। रेवेन्यू 6% बढ़कर 3,242 करोड़ रुपए दर्ज हुआ है। वहीं एबिट मार्जिन 0.7% बढ़कर 15.6% हो गया है। फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए कंपनी ने मार्जिन में 2% तक की बढ़ोतरी होने की बात कही है। साथ ही कहा है कि मौजूदा अनसर्टनिटीज के बावजूद फाइनेंशियल ईयर 2025 में $1.4 बिलियन के मुकाबले फाइनेंशियल ईयर 2026 में $2 बिलियन का रेवेन्यू हासिल करेंगे। हालांकि खबर के बाद 24 अप्रैल को शेयर आधा फीसदी गिरकर 5,131 रुपए पर आ गया। हालांकि ओवरऑल वीक में शेयर में करीब 10% की मजबूती देखने को मिली। इस पर मार्केट एक्सपर्ट राघवेंद्र सिंह का कहना है कि शेयर में तेजी आएगी। ऑलरेडी ये 4600 से 5300 पे आ चुका है। रिजल्ट अच्छे हैं, कंपनी बढ़िया है। यहां से भाव 5800 रुपए तक जा भी सकता है। इसके अलावा LTI माइंट्री के भी चौथी तिमाही के नतीजे 23 अप्रैल को जारी किए गए। इसमें कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट YoY बेसिस पर 2% बढ़कर 1,129 करोड़ रुपए हो गया। ऑपरेशन से रेवेन्यू भी 10% की बढ़ोतरी के साथ 9,772 करोड़ रुपए रहा। नतीजों के साथ ही कंपनी के बोर्ड ने 45 रुपए पर इक्विटी शेयर का फाइनल डिविडेंड की भी सिफारिश की है, जिसे आने वाली एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स की मंजूरी के लिए रखा जाएगा। हालांकि 24 अप्रैल को शेयर करीब आधा फीसदी गिरकर 4,446 रुपए पर जा पहुंचा। पूरे कारोबारी हफ्ते के प्रदर्शन को अगर देखें तो शेयर में 5.5% से ज्यादा बढ़त देखने को मिली है। शेयर को लेकर मार्केट एक्सपर्ट राघवेंद्र सिंह का पॉजिटिव थे। उनका कहना था कि इसमें शानदार रैली आएगी और भाव 5,000 रुपए तक जा भी सकता है। 24 अप्रैल को टेक महिंद्रा लिमिटेड के रिजल्ट भी बढ़िया रहे। कंपनी ने बताया कि फाइनेंशियल ईयर 2025 के मार्च क्वार्टर में उनका कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 76.51% बढ़कर 1,166.7 करोड़ रुपए पर रिपोर्ट हुआ है, जो पिछले फाइनेंशियल ईयर के मार्च क्वार्टर में 661 करोड़ रुपए के लेवल पर रिपोर्ट हुआ था। साथ ही कंपनी का रेवेन्यू करीब 4% बढ़कर 13,384 करोड़ रुपए दर्ज किया गया है, जो पिछले मार्च क्वार्टर में 12,871 करोड़ रुपए था। मार्च क्वार्टर में कंपनी का डील विन $2.7 बिलियन पर रिपोर्ट हुआ, जो सालाना आधार पर 42% की बढ़त को दर्शा रहा है। इसके अलावा कंपनी ने इन्वेस्टर्स को 30 रुपए का डिविडेंड देने का ऐलान भी किया है। नतीजे के अगले दिन 25 अप्रैल को शेयर 1.5% से ज्यादा चढ़कर 1,473 रुपए 90 पैसे पर पहुंच गए। ओवरऑल वीक में शेयर में 8% से ज्यादा की मजबूती देखने को मिली। इस पर BNK सिक्योरिटीज के हेड रिसर्च रचित खंडेलवाल का कहना है कि शेयर में और अपसाइड देखने को मिल सकता है। नियर फ्यूचर में ही ये 1,580 रुपए तक काउंटर देखने को इसका दमखम दिखा सकता है। आईटी कंपनी साइंट लिमिटेड का Q4 में प्रॉफिट 39.3% बढ़कर 170.4 करोड़ रुपए हो गया। पिछले मार्च क्वार्टर में ये 112 करोड़ रुपए था। वहीं रेवेन्यू में 0.9% की गिरावट आई है। पहले ये 1,926 करोड़ रुपए था।
इस क्वार्टर ये गिरकर 1909 करोड़ रुपए हो गया है। कंपनी ने 14 रुपए का फाइनल डिविडेंड की भी घोषणा की है। इसके अलावा कंपनी ने लंबे समय तक चलने वाली व्यापक आर्थिक प्रतिकूलताओं के चलते फिस्कल ईयर 2026 के लिए कोई गाइडेंस नहीं दिया है। कंपनी को लगता है कि फाइनेंशियल ईयर 2026 के पहले हाफ तक अनसर्टनिटी के चलते चुनौतियां बनी रहेंगी। खबर से 25 अप्रैल को शेयर करीब 6.5% गिरकर 1125 रुपए पर पहुंच गया। पूरे कारोबारी हफ्ते में शेयर करीब 2.5% तक गिरा है। इस पर इक्विनॉक्स रिसर्च एंड एडवाइजर्स के फाउंडर पंकज रंदाट का कहना है कि कंपनी ने गाइडेंस जारी नहीं की है। साइंट में प्रेशर आता दिख सकता है। उनकी अभी ना तो बाय करने की सलाह है और ना ही सेल करने की सलाह है। मतलब इसमें अभी कोई भी छेड़छाड़ नहीं करने की उन्होंने बात कही है। एक तरह से स्टेबिलिटी का इंतजार करने की उनकी सलाह है। वहीं एफएमसीजी कंपनी HUL का Q4 फाइनेंशियल ईयर 2025 में नेट प्रॉफिट 3.7% बढ़कर 2,493 करोड़ रुपए दर्ज हुआ है। रेवेन्यू 15,214 करोड़ रुपए हुआ है, जो पिछले साल से समान तिमाही के 14,872 करोड़ रुपए की तुलना में 2.7% ज्यादा है। एबिटा में मामूली बढ़त देखने को मिली है। 3,435 करोड़ रुपए के मुकाबले इस बार ये 3,466 करोड़ रुपए हुआ है। Q4 फाइनेंशियल ईयर 2025 में कंपनी की कुल आय 3.48% बढ़कर 15,979 करोड़ रुपए हो गई। इसके अलावा कंपनी ने 24 रुपए पर शेयर के फाइनल डिविडेंड की घोषणा भी की है। खबर से 24 अप्रैल को शेयर करीब 4.25% टूटकर 2,317 रुपए 10 पैसे पर आ गया था। ओवरऑल वीक में शेयर 1.25% से ज्यादा टूटा है। इस पर मेहता इक्विटीज के VP प्रशांत तापसे का कहना है कि इसमें वेट एंड वॉच की सलाह है। उनका कहना है कि मैनेजमेंट खुद कह रहा है कि मार्जिन्स और ग्रोथ में आगे चलकर कंसर्न्स रहेंगे। ऐसे में स्टॉक 2200 रुपए पर आ सकता है। नई पोजीशन बनाएंगे तो सही रहेगा। इसके अलावा टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने 23 अप्रैल को तिमाही नतीजों के अनुमानों को पीछे छोड़ दिया है। कीमतों में बढ़ोतरी के चलते डोमेस्टिक फूड और बेवरेज सेगमेंट में कंपनी की बिक्री बढ़ी है, जिससे फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के Q4 में कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर 52% बढ़ा है। चौथी तिमाही में कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 52% बढ़कर 407 करोड़ रुपए हो गया। पिछले साल सेम क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 267 करोड़ रुपए था। इसी के साथ कंपनी के बोर्ड ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 8.25 रुपए पर इक्विटी शेयर के डिविडेंड की भी सिफारिश की है। अगर मंजूरी मिलती है तो डिविडेंड 21 जून 2025 के बाद पेमेंट या डिस्पैच किया जाएगा। खबर से शेयर 24 अप्रैल को 1% चढ़कर 1,168 रुपए 90 पैसे पर पहुंच गया। ओवरऑल वीक के परफॉर्मेंस को अगर देखें तो शेयर में 3.5% से ज्यादा बढ़त देखने को मिली है। इस पर मार्केट एक्सपर्ट राघवेंद्र सिंह का कहना है कि बाय करने की उनकी सलाह है। कहना है कि 1,110 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर स्टॉक को बाय कर सकते हैं। 1150 रुपए के बाद ये 1,200 रुपए तक भी जाएगा। वहीं Q4 में टाटा कम्युनिकेशंस ने कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में 114.8% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ दर्ज की है। ये 354 करोड़ रुपए से बढ़कर 761 करोड़ रुपए हो गया है। कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 6% बढ़कर 5,990 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 5,645 करोड़ रुपए था। एबिटा 4.3% बढ़कर 1,152 करोड़ रुपए का हो गया है। खबर से शेयर में 23 अप्रैल को 0.25% की गिरावट दिखी और भाव 1,577 रुपए पर आ गया। ओवरऑल वीक परफॉर्मेंस को अगर देखें तो ये करीब फ्लैट ही रहा है। मतलब केवल 0.25% की बढ़त इसमें देखने को मिली है। इस पर रेलगेयर रिटेल रिसर्च के सीनियर VP रवि सिंह का कहना है कि इसमें गिरावट बढ़कर 1,500 रुपए के लेवल पार कर सकती है, तो इसमें बाइंग की सलाह नहीं है। हेवेल्स इंडिया लिमिटेड ने भी 22 अप्रैल को चौथी तिमाही के नतीजे घोषित किए। इसमें 17% सालाना वृद्धि के साथ 21,745 करोड़ रुपए का स्टैंड अलोन रेवेन्यू दर्ज किया गया है। वहीं कंपनी का नेट प्रॉफिट 1,488 करोड़ रुपए रहा, जो कि पिछले वर्ष के सेम क्वार्टर के 1,177 करोड़ रुपए के मुकाबले 26.5% ज्यादा है। कंपनी ने 465 करोड़ रुपए का स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट कमाया है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स यानी कि PBT 2,009 करोड़ रुपए रहा, जबकि फाइनेंशियल ईयर 2024 में ये 1,607 करोड़ रुपए था। इसके साथ ही कंपनी के बोर्ड ने फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए 10 रुपए प्रति शेयर का सालाना डिविडेंड की सिफारिश भी की है, जिसमें से 4 रुपए का अंतरिम डिविडेंड पहले ही दिया जा चुका है और 6 रुपए का फाइनल डिविडेंड अब प्रपोज्ड है। हालांकि अच्छे नतीजों के बाद भी शेयर में गिरावट दर्ज की गई। ओवरऑल वीक में शेयर करीब 3% तक टूटा है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि
कंपनी ने Q4 के नतीजे जारी करते समय एसी जैसे गर्मी के प्रोडक्ट्स की मांग को लेकर चिंता जताई थी। कंपनी को डर है कि गर्मी में बिकने वाले सामान जैसे कि एसी वगैरह की बिक्री कम हो सकती है। ओवरऑल कंज्यूमर सेंटिमेंट पर इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स बना रह सकता है। इस पर रवि सिंह का कहना है कि बाइंग की सलाह अभी नहीं है इसके शेयर की। उनको लगता है कि 1-2 हफ्तों में मौका शायद मिल सकता है। 22 अप्रैल को सोलर मॉड्यूल्स निर्माता और निर्यातक वारी एनर्जीज के भी चौथी तिमाही के कमाई के नतीजे अच्छे रहे हैं। नेट प्रॉफिट 35% बढ़कर 649 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। एक साल पहले सिमिलर क्वार्टर में कंपनी को 475 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ था। वहीं कंपनी का ऑपरेटिंग रेवेन्यू 36.4% बढ़कर 4003 करोड़ रुपए हो गया, जो इससे पहले 2935 करोड़ रुपए था। इसके अलावा एबिटा 1059 रुपए रहा, जो कि एक साल पहले की समान तिमाही में 489 करोड़ से 116% ज्यादा है। खबर से कंपनी के शेयर 23 अप्रैल को 15% से ज्यादा तेजी के साथ 3116 रुपए 30 पैसे पर पहुंच गए। पूरे हफ्ते के परफॉर्मेंस को अगर देखें तो शेयर में करीब 13% की तेजी देखने को मिली है। इस पर रवि सिंह का कहना है कि प्रॉफिट बन रहा है तो उसे बुक कर सकते हैं। ज्यादा लालच में ना आए, फ्रेश बाइंग करने की अभी उनकी सलाह नहीं है। इसके साथ ही बजाज हाउसिंग फाइनेंस के Q4 के नतीजे की अगर बात करें तो YOY बेसिस पर प्रॉफिट 53.8% बढ़कर 586.7 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है, जो पिछले साल के सेम क्वार्टर में 381.3 करोड़ रुपए था। रेवेन्यू पिछले साल के सिमिलर क्वार्टर में 1996.4 करोड़ रुपए से उनके मुकाबले 25.6% ज्यादा यानी कि 2508 करोड़ रुपए दर्ज किया गया है। खबर से शेयर में मामूली गिरावट देखने को मिली और 24 अप्रैल को भाव 131 रुपए 51 पैसे पर आ गया है। ओवरऑल वीक में शेयर करीब 3.25% टूटा है। इस पर मंत्री फिल्मार्ट के फाउंडर अरुण मंत्री का कहना है कि जिनके पास शेयर हैं वो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। 125 रुपए के आसपास डिप आ सकता है। साथ ही उनका कहना है कि अगर 125 या 120 रुपए के आसपास डिप आए तो फ्रेश एंट्री भी कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर के बड़े बैंक एक्सिस बैंक ने 24 अप्रैल को मार्च तिमाही के नतीजे जारी किए, जिसमें बैंक को 7,118 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट हुआ है। ये पिछले साल की इसी तिमाही के 7,130 करोड़ रुपए के मुकाबले थोड़ा ही कम है। हालांकि बैंक का प्रदर्शन बाजार की उम्मीदों से बेहतर रहा है, जिसका मेन रीजन मजबूत कोर लेंडिंग इनकम रही है। वित्त वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही में एक्सिस बैंक की कुल आय 6% बढ़कर 38,022 करोड़ रुपए पर पहुंच गई, जो पिछले साल की समान तिमाही में 35,990 करोड़ रुपए थी। इससे साफ है कि बैंक की ब्याज से कमाई स्टेबल रही है। इसके अलावा बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए शेयर होल्डर को 1 रुपए पर शेयर का डिविडेंड भी घोषित किया है। एक्सिस बैंक का ध्यान अब इंटरेस्ट बेस्ड इनकम बढ़ाने, खराब लोन पर कंट्रोल और डिजिटल लोन को मजबूत करने पर है। नतीजों के अगले दिन 25 अप्रैल को शेयर करीब 4% गिरकर 1,146 करोड़ रुपए पर आ गया। वीकली परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो शेयर 4.5% टूटा है। इस पर बीएनके सिक्योरिटीज के हेड रिसर्च रचित खंडेलवाल का कहना है कि बैंक अच्छा है, शेयर को होल्ड करके चलें, फ्रेश पोजीशन के स्टैगर्ड मैनर को अपनाएं। 1,125 रुपए से पोजीशन बनाई जा सकती है। शॉर्ट से लॉन्ग टर्म के लिए ये शेयर अच्छा है। सीमेंट कंपनी एसीसी सीमेंट ने YOY बेसिस पर कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में मार्च क्वार्टर में 20.4% की गिरावट दर्ज की है। ये 751.04 करोड़ रुपए रहा, जबकि पिछले मार्च क्वार्टर में ये 943.39 करोड़ रुपए था। वहीं कंसोलिडेटेड रेवेन्यू पिछले मार्च तिमाही में 5,317 करोड़ रुपए से 13% बढ़कर 5,992 करोड़ रुपए दर्ज हुआ है। इसके साथ ही कंपनी के बोर्ड ने फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए 7.5 रुपए पर शेयर का फाइनल डिविडेंड का ऐलान भी किया है। इससे पहले 4 रुपए प्रति शेयर का इंटरिम डिविडेंड दिया गया था, जिससे पूरे साल का कुल डिविडेंड 11.5 रुपए प्रति शेयर हो गया है। खबर से शेयर में 25 अप्रैल को शेयर करीब 6% तक टूटकर 1,931 रुपए पर आ गया था। ओवरऑल वीक में भी शेयर टूटा और 6.5% तक इसमें गिरावट देखने को मिली है। कोल इंडिया का टीएमसी मिनरल रिसोर्स के साथ 7,040 करोड़ रुपए का समझौता हुआ है। पेस्ट फिलिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके कोल प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ये डील हुई है। इस टेक्निक को अपनाने वाला कोल इंडिया देश का पहला कोल PSU बनने के लिए तैयार है। साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स के जरिए ये समझौता हुआ है। खबर के बाद 21 अप्रैल के कारोबारी सत्र में शेयर करीब 0.5% की बढ़त के साथ 400 रुपए 70 पैसे पर समाप्त हुआ था। इसके अलावा कंपनी ने दामोदर वैली कॉरपोरेशन के साथ नॉन बाइंडिंग MOU साइन किया है। इसके तहत 1600 मेगावाट कोला बेस्ड अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट स्थापित किए जाएंगे। ये पावर प्लांट झारखंड में स्थापित किया जाएगा। पूरे हफ्ते में शेयर के प्रदर्शन को अगर देखें तो ये करीब 1.5% गिरा है। इस पर 21 अप्रैल का
इस पर 21 अप्रैल को मंत्री फिल्म मार्ट के फाउंडर अरुण मंत्री का कहना है कि कोल इंडिया में ब्रेकआउट के संकेत दिख रहे हैं। 412 रुपए के टारगेट के लिए इसे खरीद सकते हैं। टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल ने अदानी डाटा नेटवर्क्स के साथ 26 गीगाहर्ट्ज में 400 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम के इस्तेमाल के राइट्स हासिल करने के लिए डेफिनेटिव एग्रीमेंट किया है। इसमें गुजरात, मुंबई, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और तमिलनाडु का एरिया शामिल है। सहायक कंपनी भारती हेक्साकॉम के जरिए ये निर्णायक समझौता किया गया है। खबर से 23 अप्रैल को शेयर 1% चढ़कर 1885 रुपये 90 पैसे पर पहुंच गया था। पूरे हफ्ते में शेयर के प्रदर्शन को अगर देखें तो ये करीब 3.25% कमजोर हुआ है। रेलिगेयर रिटेल रिसर्च के सीनियर वीपी रवि सिंह का इस पर कहना है कि स्टॉक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर में है और ये अभी अपर मोमेंटम में ही रहेगा। अदानी समूह की अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड ने ओरिएंट सीमेंट लिमिटेड में 46.66% हिस्सेदारी का एक्विजिशन पूरा किया है। यह एक्विजिशन 2 अलग अलग शेयर खरीद समझौते के जरिए किया गया है। पहला समझौता 37.79% और दूसरा 8.87% हिस्सेदारी के लिए है। अब अंबुजा के पास ओरिएंट सीमेंट की लगभग आधी हिस्सेदारी आ गई है। अंबुजा अब सेबी के टेक ओवर नियमों के अनुसार ओरिएंट सीमेंट में 26% एडिशनल शेयर खरीदने के लिए ओपन ऑफर लाने जा रही है। ये ओपन ऑफर 395 रुपये 40 पैसे पर शेयर की दर पर होगा। खबर से 23 अप्रैल को शेयर करीब 1% गिरकर 569 रुपये 30 पैसे पर आ गया। ओवरऑल वीक में शेयर करीब 4.25% तक गिरा है। इस पर रवि सिंह का कहना है कि अंबुजा सीमेंट्स के शेयर पर प्रेशर दिख सकता है, लेकिन इसमें करेक्शन आने के बाद मोमेंटम फिर आएगा। 650 रुपए तक ये जा सकता है। आगे डिप पर बाय करने का मौका मिल सकता है। अब जरा उन कंपनियों को लेकर बात कर लेते हैं जो इस हफ्ते विवाद में रही हैं। सरकारी टेलीकॉम कंपनी एमटीएनएल ने 7 सरकारी बैंकों के लिए गए कर्ज के भुगतान में चूक की है। ये डिफॉल्ट करीब 8,350 करोड़ रुपए का है। इसमें एमटीएनएल के कर्ज संकट को और गंभीर बना दिया है और अब सरकारी कंपनी की देनदारियां 33,000 करोड़ रुपए के पार निकल गई है। कंपनी ने 19 अप्रैल को रेगुलेटरी फाइलिंग में इसकी जानकारी दी है। एमटीएनएल पिछले कई साल से कर्ज में डूबी हुई है। कंपनी को कर्मचारियों को वेतन और पेंशन देने में भी दिक्कत हो रही है। जिन बैंकों से एमटीएनएल ने कर्ज लिया है उनमें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक शामिल हैं। यह डिफॉल्ट अगस्त 2024 से फरवरी 2025 के बीच हुआ है। इसमें मूलधन और ब्याज दोनों के भुगतान में चूक शामिल है। हालांकि खबर से शेयर पर नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ा और शेयर 2.25% की मजबूती के साथ 44 रुपए पर पहुंच गया। लेकिन ओवरऑल वीक के प्रदर्शन को अगर देखें तो ये लाल निशान पर रहा। इसमें 0.26% की गिरावट दिखी है। वहीं जेंसोल इंजीनियरिंग की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी पीएफसी ने जेंसोल इंजीनियरिंग के खिलाफ पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा में दस्तावेजों में हेराफेरी के मामले में शिकायत दर्ज कराई है। कंपनी ने साल 2023 में ईवी लीजिंग के लिए 352 करोड़ रुपए का लोन दिया था। इसमें 307 करोड़ रुपए का जेंसोल ने अभी तक भुगतान नहीं किया है। खबर से जेंसोल के शेयर में लगातार लोअर सर्किट लग ही रहा है। पीएफसी के शेयर में भी दबाव दिखा। 23 अप्रैल को शेयर में 1% से ज्यादा गिरावट देखने को मिली और ये 423 रुपये 50 पैसे पर पहुंच गया था। ओवरऑल वीक में शेयर 4.25% कमजोर हुआ है। इस पर रेलिगेयर रिटेल रिसर्च के सीनियर वीपी रवि सिंह का कहना है कि पीएफसी में कुछ डेंट आया है तो भाव गिरकर 400 रुपये पर जा भी सकता है। जो लोग प्रॉफिट में हैं वो तुरंत इसे बुक कर सकते हैं। साथ ही उनका कहना है कि आरईसी कंपेरेटिवली एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। आईपीओ बाजार का सूखा इस महीने एथर एनर्जी के साथ खत्म हो सकता है। इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर कंपनी का आईपीओ 28 से 30 अप्रैल के बीच ओपन होगा। 2 मई को अलॉटमेंट और 6 मई को इसकी शेयर मार्केट में लिस्टिंग होगी। हालांकि आईपीओ के साइज में कटौती की गई है। पहले इशू साइज जो था वो करीब 4,000 करोड़ रुपए का रखा गया था, लेकिन बाद में इसे करीब 25% घटाकर करीब 2,980.76 करोड़ रुपए कर दिया गया है, जिसमें से 2,626 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू होगा और बाकी हिस्सा जो होगा वो ओएफएस का होगा। प्राइस बैंड 304 रुपए से 321 रुपए पर शेयर रखा गया है। एक लॉट में 46 शेयर्स होंगे। मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए मिनिमम निवेश 13,984 रुपए का होगा। कंपनी की अगर बात करें तो एथर एनर्जी भारत की दूसरी प्योर प्ले ईवी मैन्युफैक्चरर कंपनी है जो शेयर बाजार में लिस्ट होगी। इससे पहले ओला इलेक्ट्रिक ने अपना आईपीओ लॉन्च किया था। ओला के साथ एथर का मुकाबला टीवीएस मोटर्स और बजाज ऑटो जैसी कंपनियों से है। कंपनी इस आईपीओ से मिलने वाले फंड का इस्तेमाल महाराष्ट्र में एक नई इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर फैक्ट्री लगाने, कर्ज चुकाने, R&D में इन्वेस्ट करने और मार्केटिंग के लिए करेगी। रेलिगेयर रिटेल रिसर्च के सीनियर वीपी डॉक्टर रवि सिंह का इस पर कहना है कि कंपनी के फंडामेंटल्स ठीक नहीं हैं। उनकी इसे सब्सक्राइब ना करने की सलाह है।
तो इस खास शो पर्दे के पीछे में आज इतना ही। अगर आपको हमारी ये पेशकश पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फिर मिलेंगे अगले शनिवार को कॉरपोरेट जगत का लेखा जोखा लेकर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।